एवरीवन। अब मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूंगी सीपीसी के कुछ प्रोविजंस की, क्योंकि मुझे लगता है जीडीसी आने वाली है और लोगों को सीपीसी थोड़ी सी टफ लगती है। शायद मुझे ऐसा लगता है, या फिर आपको भी लगता है तो कमेंट करिएगा सीपीसी टफ है या फिर नहीं है। तो इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं इसका यूज कर रही हूँ डेली बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि एक जो टीचर पढ़ाता है उससे थोड़ा सा ज्यादा मैं आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मल वे में समझा सकती हूँ सीपीसी को। तो आज मैं देखिए इसका इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिला कि मुझे सीपीसी की वीडियो बनानी है। एक्चुअली जब मैं एआईबी का एग्जाम दे रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि ऑर्डर मीन्स कौन सा ऑर्डर है जो किसी पर्सन के डेथ या फिर उसके अनसाउंड माइंड होने से इन सब चीज़ों से डील करता है। तो वो जो है ऑर्डर 22 था। तो मुझे लगा कि ऐसे क्वेश्चंस जे में भी आ सकते हैं, और जे में तो टिक नहीं, इसमें तो डिटेल में भी लिखना होगा आपको मेंस में। तो हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये 22 एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर 22 सीपीसी में ऑर्डर 22 है जो सब्स्टिट्यूशन से डील करता है। तो इसकी हम सारी बातें करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं और बातें करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि लॉस कितने टाइप के होते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लॉस 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के लॉ कौन कौन से? रिटन एंड ओरल? नहीं, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और अगर आप लॉ स्टूडेंट नहीं भी हैं, क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉयर हैं, तो ये बात आपको पता चल होनी चाहिए कि 2 टाइप्स ऑफ लॉ का मतलब ओरल एंड रिटन नहीं होता है, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लॉ होता है। प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं कि जो प्रोसीजर को बताते हैं, है ना, वो लॉज जो प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं, किसी केस के शुरू होने से उसके एंड तक का जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको डिफाइन करते हैं, वो प्रोसीजरल लॉ होते हैं। और जो लॉज डेफिनेशन देते हैं वो क्या होते हैं? वो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं। मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है वो सब्सटेंटिव लॉ, वहां पे क्या डेफिनेशंस है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इस सब की डेफिनेशन। वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कैसे करते हैं इसका प्रोसीजर नहीं बताएगा, वहां पे सिर्फ बताएगा कि हाँ ये खत्म होता है। और प्रोसीजरल लॉ में कौन कौन से मेजर लॉज जो हैं वो हमारे हैं सीपीसी एंड सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये हमारे प्रोसीजर। सीपीसी क्या बताता है कि अगर कोई सिविल सूट है तो उसकी फाइलिंग से लेके उसके एग्जीक्यूशन तक का पूरा डिटेल वो बताता है। सीआरपीसी वो भी एफआईआर से लेकर के मीन्स आपका जो वो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन से लेकर के उस कंप्लेंट के एक्विटल और कन्विक्शन का पूरा डिटेल बताता है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। अब मैं अपने वीडियो पे आती हूँ, मतलब सीपीसी पे आती हूँ। सीपीसी का मैं सिर्फ एक प्रोविजन इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, वो होगा ऑर्डर 22। क्यों ऑर्डर 22? क्योंकि आज मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बताना चाहिए। बाकी मैं और वीडियोज में दूसरे प्रोविजंस को ऐड करते रहूंगी, और मैं ट्राई करूंगी कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिख कर डालूं। लेकिन मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वाले वीडियो बेकार होते हैं थोड़े से, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए चलिए हम आज 22 को डिस्कस करते हैं, बाकी को रहने देते हैं। तो 22 बेसिकली क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन का क्लॉज है। मीन्स जो सीपीसी है उसमें अगर मीन्स कोई सूट फाइल हुआ है, ठीक, उसमें किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो फिर क्या करेंगे? क्या मरे हुए के अगेंस्ट मुकदमा चलेगा? नहीं, मरे हुए के अगेंस्ट मुकदमा नहीं चलेगा। तो उसके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं कि उनका सब्स्टिट्यूशन करवाया जाना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन किससे करवाया जाएगा? कहाँ पे ये लिखा हुआ है? ऑर्डर 22 में लिखा हुआ है। अब वो सब्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस अलग अलग है हर किसी के लिए। जैसे अगर प्लेंटिफ की डेथ होती है तो उसका प्रोविजन क्या है? 22(3), और अगर डिफेंडेंट की डेथ होती है तो उसका प्रोविजन क्या है? 22(4). और ये कौन करता है? ये एप्लीकेशन कौन देता है सब्स्टिट्यूशन की? ये देता कौन है? ये प्लेंटिफ देता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ऑर्डर मुझे लगता है रूल 2 में लिखा हुआ है कि जो प्रोसीजर है ये कौन देता है, ये मीन्स एप्लीकेशन सब्स्टिट्यूशन की कौन, ये ड्यूटी किसकी होती है? ये प्लेंटिफ की होती है, क्योंकि उसी ने केस डाला है तो ये उसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वही सब कुछ देखे। और हाँ, एक और बात, अगर आप विद इन 90 डेज आप एप्लीकेशन सब्स्टिट्यूशन की नहीं देते हैं, चाहे वो डिफेंडेंट की डेथ की हो चाहे वो प्लेंटिफ की डेथ की हो, तो आपका सूट अबेट कर जाएगा। वो कहाँ पे है अबेट करने का? क्या रूल है, कहाँ पे दिया हुआ है? ये 22(9) में दिया हुआ है कि अगर आप जो है नहीं परस्यू करते हैं सब्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन को तो आपका सूट अबेट हो जाएगा विद इन 90 डेज अगर आप नहीं करते। थोड़ा सा कोर्ट लीनियंट होती है, वो अलग बात है कि क्या अगर 90 डेज हो गए फिर हमें क्या करना चाहिए,
तो उसका भी वीडियो बनाऊंगी या फिर इसी वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी हम जनरल पढ़ते हैं 22 क्या है। और उसके बाद क्या होता है कि हम अब बात करते हैं, ये हो गया कि प्लेंटिफ मरेगा तो 3 में देंगे, रूल 3 में 22 रूल 3। डिफेंडेंट की डेथ होती है तो हम 22 रूल 4। लेकिन डिफेंडेंट की डेथ होती है तो क्या 22 रूल, मतलब अगर उसको नहीं पता चला फिर क्या होगा, डिफेंडेंट मर गया, ये बात प्लेंटिफ को नहीं पता चली फिर क्या होगा, और वो 90 डेज में नहीं दे पाया तो क्या होगा। देखिए फिर इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया है जिससे एक और सेक्शन ऐड किया, एक और रूल ऐड किया गया है, वो क्या है 2210A है ना। 2210A का मोटो है कि जो डिफेंडेंट है वो मीन्स जैसे डिफेंडेंट की डेथ हो गई तो उसके जो एयर्स होंगे या फिर कोई दूसरा मीन जैसे 2-3 डिफेंडेंट है तो दूसरे डिफेंडेंट, एक की डेथ हो गई 2-3 तो जिंदा है, वो एक एप्लीकेशन देंगे, एक नोटिस देंगे कोर्ट को जो ये बताएंगे कि इनकी डेथ हो चुकी है। उस नोटिस में क्या लिखते हैं मैं ये बात आपको बता रही हूँ कि इनकी डेथ हो चुकी है, इनके लीगल एयर्स ये हैं, इनको सब्स्टिट्यूट किया जाना आवश्यक है जिससे कि ये जो केस है ये रेगुलर प्रोसीडिंग में आ जाए। तो ये दे दिया, एप्लीकेशन दे दी। अब आपको क्या करना है, जो प्लेंटिफ है वो उनका पता लगाएगा, वो एप्लीकेशन दे देगा और सब्स्टिट्यूशन का प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। और एक बात तो इसलिए जो 90 डेज ये काउंट होंगे वो ये 10A वाले से काउंट होंगे, मीन्स आपके नोटिस देने के बाद से। इसका एक रूलिंग है वो मुझे भी याद नहीं है, अगर मुझे याद आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन या फिर मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मीन्स 10A को ऐड करने का जो मोटो है वो यही है कि ये जो 90 डेज हैं वो जिस दिन से पता चलेगी डेथ की, जिस दिन से प्लेंटिफ को जानकारी होगी डिफेंडेंट की डेथ से, उस दिन से ये 90 डेज काउंट किए जाएंगे। तो मैंने आपसे कौन कौन सी डेथ डिस्कस किया, 3, 4 एंड 10A। अब हम बात करते हैं एक 10 की, ये 2210 है, उसमें है असाइनी, मीन्स जैसे कि मैं मर गई, मैंने एक विल लिख कर गई थी और उस विल में मेरे बच्चे नहीं, मीन्स जैसे मेरी डेथ हो गई है, मीन्स प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की डेथ हो गई है, अब उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट तो नॉर्मली क्या होता है, लीगल एयर्स का सब्स्टिट्यूशन होता है, जो लीगल एयर्स होते हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। लेकिन अगर उसने मरने से पहले उस प्रॉपर्टी को बेच दिया है फिर उसका कौन होगा, किसको मतलब लीगल एयर, उसको सब्स्टिट्यूशन में किसका नाम होगा, क्या उसके लीगल एयर्स का नाम होगा या किसी और का नाम होगा, या फिर उसने बिल लिख दिया है जो अपने बच्चों के नहीं किसी और के नाम लिखा है और उसी जिस प्रॉपर्टी की बिल है उसी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो किसका सब्स्टिट्यूशन होगा, उनके बच्चों का होगा या जिसके नाम पे बिल लिखा है। तो ये होता है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2210 में लिखा हुआ है कि ये प्रोविजन है कि मीन जिसको असाइनी, वो असाइनी हो जाते हैं, वो लीगल एयर्स नहीं असाइनी हो जाते हैं उस प्रॉपर्टी के, तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। मीन्स अगर ये प्रॉपर्टी है कोई, उसका डिस्प्यूट चल रहा है और उसको प्रॉपर्टी को मैंने बेच दिया है, फिर क्या होगा, उसमें जो पार्टी बनेगा वो कौन बनेगा, उसके बच्चे नहीं बनेंगे, जिसको उन्होंने बेच दिया है वो बनेगा। और उसको बनाने के लिए हम एप्लीकेशन 22-4 या 22-3 में ना दे करके 22-10 में देंगे, ठीक है। मतलब जो प्लेंटिफ एप्लीकेशन लिखेगा वो 22-10 में देगा। बहुत ध्यान से, बहुत मतलब बारीकियों से, मुझे लगता है इसीलिए सीपीसी सबको टफ लगती है क्योंकि इसमें इतने सारे ऑर्डर रूल्स दिए गए हैं, हर चीज़ के लिए रूल है, हर चीज़ के लिए मीन्स आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तो इसलिए शायद ये टफ लगती है। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कहानी की तरह अगर हम पढ़ें तो बहुत ईजी लगेगी। तो हमने बात कर लिया 10 की, 10A की, 3 की, 4 की, और एक और इसमें ऑर्डर है जो मेन ऑर्डर है, रूल है, वो है 5। उसमें क्या बताता है, 5 में है कि अगर जैसे डिस्प्यूट हो, मीन्स उन्होंने जैसे डिफेंडेंट ने नोटिस दे दी कि ये मर गए हैं, इनके लीगल एयर्स का सब्स्टिट्यूशन किया जाना जरूरी है, और हमने मीन्स 4 में एप्लीकेशन मूव कर दी सब्स्टिट्यूशन की, लेकिन उनमें से कोई आ जाता है, वो कहता है कि मेरे नाम पे विल है तो ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इनका लीगल एयर हूँगा। या फिर किसी ने 2 शादियाँ की थी, हमने एक शादी के बच्चों को लिख दिया, दूसरी शादी के बच्चों को नहीं लिखा, वो कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी भी है, मुझे भी इसमें लीगल एयर बनाना चाहिए। या फिर 2 विल्स लिखी गई, हमने एक विल के लोगों को प्रॉपर्टी, एक विल वाले को बना दिया, दूसरे वाले को नहीं बनाया, फिर क्या होगा। फिर देखिए ये फिर एप्लीकेशन मूव होती है 22-5 में। उसमें क्या होता है कि कोर्ट जो है वो थोड़ा सा समरी ट्रायल के थ्रू लीगल एयर्स को डिफाइन करती है कि कौन लीगल एयर होगा इनका। अगर थोड़ा सा ट्रायल भी चलता है उसका, मीन्स उसमें गवाही सबूत वगैरह सब कुछ होता है, उसके बाद
कोर्ट कंक्लूजन निकालती है कि कौन इनका जो अप्रोप्रिएट लीगल एयर होगा, किसका सब्सटीट्यूशन होगा इनके नाम के बाद, इनके नाम के प्लेस पे किसका सब्सटीट्यूशन होगा, है ना। तो ये कहाँ पे होता है 22(5). तो ध्यान दीजिएगा कि 22(5) क्या है कि जब डिस्प्यूट हो लीगल एयर्स में, कोई कह रहा हो कि मैं इनका लीगल एयर हूँ, कोई कह रहा है मैं इनका लीगल एयर हूँ, और कोर्ट को साफ साफ नहीं दिख रहा है कि कौन इनका लीगल एयर है, तो फिर जो मतलब जिन लोगों का डिस्प्यूट है वो लोग एक एप्लीकेशन मूव करेंगे 22(5) में कि हमारा लीगल एयर जो है वो डिफाइन किया, हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो हमें से कौन लीगल एयर होगा ये कोर्ट के थ्रू वो किया जाए। सुओ मोटो कोर्ट भी खुद भी ये एक्शन ले सकती है कि कौन इनका लीगल एयर होगा इस बात के लिए। तो ये 22(5). तो ये जो सेक्शंस हैं ये मैंने, और एक और बात, एक है 22(12) है शायद, उसमें लिखा हुआ है कि जब केस डिसाइड हो जाता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ये जो 22(3)(4) जो होगा ये जब एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे ये नहीं लगेंगे, मीन्स एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में सब्सटीट्यूशन का प्रोविजन नहीं दिया है। और सब्सटीट्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर सब्सटीट्यूट नहीं किया गया है फिर सूट अबेट हो जाएगा। अगर 90 डेज में सब्सटीट्यूट नहीं किया गया है तो सूट अबेट हो जाएगा, और 90 डेज में सब्सटीट्यूट नहीं किया गया तो फिर हम क्या करेंगे, मीन्स हमें पहले तो हम ये वाली प्ली लेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब्सटीट्यूशन मीन्स ये इनकी डेथ हो गई अगर वो डिपेंडेंट है, और अगर प्लेंटिफ है तो कोई रीजनेबल ग्राउंड दीजिए, फिर हम एक एप्लीकेशन सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के अंदर लगा करके और सेक्शन 9 की अलग एप्लीकेशन लगा करके और 22 रूल 3 और रेड विद ऑर्डर 6 रूल 16 नहीं ऑर्डर 6 रूल 17 है जो अमेंडमेंट वाला है उसको लगा करके एक एप्लीकेशन देंगे विद एफिडेविट। याद रखिएगा ये जो सब्सटीट्यूशन है ये भी पार्ट ऑफ प्लीडिंग है, इसीलिए इसमें एफिडेविट। यही होता है ना कि ये जो सिविल लॉ है ना इसमें बहुत सारी चीजें कंबाइंड है, इनको मैं कहूँ कि एक चीज डिस्कस करूँ इसमें बहुत सब, देखिए ये आ गया एफिडेविट आ गया अब इसमें बीच में कि एफिडेविट जरूरी है। मीन्स अगर कोई भी एप्लीकेशन आप ऐसी देते हैं जिसमें फैक्ट मीन्स किसी प्लीडिंग को ऐड कर रहे हैं तो फिर आपको मीन्स ऑर्डर 6 रूल 17 की जो भी एप्लीकेशंस होंगी उसमें आपको एफिडेविट देना पड़ेगा क्योंकि वो पार्ट ऑफ प्लीडिंग है। आई होप सो आप लोगों को ये 22 समझ में आ गया है, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर पता नहीं, फिर से पढ़ लीजिएगा या फिर मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोई और तरीका ढूंढूंगी इसको क्या है। बाकी सिंपल वे में यही है कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसको सब्सटीट्यूशन किया जाना जरूरी है। वो सब्सटीट्यूशन कहाँ पे है 22 में है, जो ऑर्डर 22 है वो डील करेगा सब्सटीट्यूशन से। और कौन करेगा सब्सटीट्यूशन, प्लेंटिफ करेगा सब्सटीट्यूशन। प्लेंटिफ मरेगा तो 3 में जाएगी एप्लीकेशन, और अगर डिफेंडेंट मरेगा तो 4 में जाएगी, डिस्प्यूट हो तो 5 में जाएगी, और अगर कोई असाइनी है उनका तो 10 में जाएगी। और ये लिमिटेशन कहाँ से काउंट होगा, जब डिफेंडेंट मरेगा तो 10 एक ही एप्लीकेशन के बाद से, 9 में इसका अबेट हो जाएगा। तो बस इतना ही है, बाकी कुछ मिलता है तो मैं आपको और बताऊंगी। ओके, थैंक यू।